हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री थीम 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स बेट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो ये हड़प्पा है, ये है क्या? ये बेसिकली एक गांव है जो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, बट अब ये पाकिस्तान का पार्ट है जब से पार्टीशन हुआ है तब से। एंड इसका टाइम पीरियड हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसका टाइम पीरियड पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो ये है 2600 बीसीई, एंड ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था 1900 बीसीई में। इसका मतलब ये है कि ये जो सभ्यता थी, जो ये सिविलाइजेशन था, ये जीसस क्राइस्ट के 2600 साल पहले, जन्म के 2600 साल पहले था ये सिविलाइजेशन। एंड ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था 1900 बीसीई में। अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक मेन पॉइंट है वो मैं बता दूँ आपको। जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हड़प्पा की, जो इस सिविलाइजेशन की जो बहुत सारी साइट्स हैं वो हमें बेसिकली इंडस नदी पर मिली है, जो सिंधु नदी है वहाँ पर मिली है बहुत सारी साइट्स, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया है। दूसरी बात, ये जो हड़प्पा है ये पहली ऐसी साइट है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी थी। एंड ये जो हड़प्पा है ये डिस्कवर किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? 1826 में। ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। ओके, सो अब हम देखते हैं सोर्सेज। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। वी गॉट टू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। जो लोग वो पीछे छोड़ कर गए हैं चीज़ें, हमें उन्हीं चीज़ों से पता चलता है उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमें उनसे पता चलता है। और वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से हैं? उनके घर, पोट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है, उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। एंड जो सील्स थी ना, उन पर जो साइंस वगैरह बने हुए थे वो एक ऐसे स्क्रिप्ट से थे जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअली कौन सी स्क्रिप्ट है, या मतलब कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। और अगर हमें ये पता चल जाता तो हमारा सिलेबस और बढ़ जाता। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक नहीं पता चला है। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो इनमें से वैसे तो देखो बहुत सारी हैं, बट कुछ ये मैंने लिखी हुई हैं, ये बता देती हूँ मैं आपको। कालीबंगन, लोथल, आमरी, बालाकोट, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो एक्सेट्रा। जो ये बालाकोट था ना, ये शेल ऑब्जेक्ट का सेंटर था। मतलब ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बनते थे। और जो हमारा हड़प्पा है ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। और जो मोहनजोदारो है इसको कैपिटल कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। मतलब लगभग 30 से 40 हज़ार लोग रहते थे यहाँ पर। ये बहुत बड़ा था, लेकिन हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि कैपिटल हो सकता है। हम लोगों ने माना नहीं है, मतलब ऐसे कोई एविडेंस मिले नहीं है कि कैपिटल था। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही। बाकी जो चनुदारो है वो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़। एक ऐसा ज़रिया जिससे लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते थे। ठीक है, तो ये सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ ऑफ द पीपल इंक्लूडेड हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग। एग्रीकल्चर, अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे? क्योंकि हमें कुछ टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं, ऑक्सन के, प्लो के, एक्सेट्रा, जिससे हमें पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर करते थे। एंड पीपल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड। अब देखो, हमें इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में होते हैं। अब ऐसा हमें हमें कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग प्लांट्स भी खाते थे। हमें एनिमल बोन्स मिले हैं काफ़ी सारे, जिससे ये पता चलता है कि लोगों ने मीट कंज्यूम करी है। और फिशिंग भी करते थे। तो सीधी सी बात है, लोग कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स थे जो उन लोगों के पास अवेलेबल थे। सो बेसिकली उन लोगों के पास अवेलेबल था वीट, बार्ले, लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, चिकपी मतलब चना, एंड सेसेमे मतलब तिल। और गुजरात में हमें मिलेट्स भी मिले हैं। मिलेट्स का मतलब बाजरा। राइस भी मिले हैं। राइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयरली मिलते थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं हमें। और वहाँ पर फिश, गोट, पिग, डियर एंड घरियल, इनके बोन्स मिले हैं हमें। घरियल एक टाइप की रेप्टाइल्स होती हैं, इनके हमें बोन्स मिले हैं वहाँ पर। और स्टडीज़ ये इंडिकेट करती है कि या तो दीज एनिमल्स वर आइदर डोमेस्टिकेटेड और हंटेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ ऑफ हड़प्पन्स। उनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर।
ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब ये पता कर पाना कि उनकी एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या रही होंगी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अज्यूम किया कि ऑक्सीजन को उन्होंने प्लॉइंग के लिए यूज़ किया होगा, क्योंकि जो वहाँ पर सील्स है ना उसके ऊपर हमें मिला है रिप्रेजेंटेशन किसका, बुल का, जिससे ये पता चलता है कि दैट बुल वॉज नोन टू देम। इससे उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि जो ऑक्सीजन है वो प्लॉइंग के लिए उन्होंने यूज़ किया होगा। और हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं ऑफ द प्लॉ एट द साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनवाली, जो कि हरियाणा में है। और प्लॉट फील्ड के भी एविडेंसेस मिले हैं, जो कि जो साइट है कालीबंगन। और कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर लोग फील्ड को किस तरीके से यूज़ करते थे क्रॉप्स को उगाने के लिए। सो द फील्ड हैड 2 sets of furrows at right angles to each other, suggesting that 2 different crops were grown together। मतलब ये जो हो सकता है कि उनकी एक ऐसी फील्ड हो जो उन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखी हो और जो राइट एंगल पर आकर मिल रही है एक दूसरे से। और इससे देखो ये हो सकता है कि मतलब एक क्रॉप ये लोग यहाँ पर उगाते हो, ठीक है, एक क्रॉप उन लोगों ने यहाँ पर उगाई हो, दूसरी क्रॉप वो यहाँ पर उगाते हो, तो एक साथ 2 क्रॉप्स को उगाया जाता होगा वहाँ पर। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन्स, मतलब ऐसी जगह पर थी जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, ऐसी साइट्स पर लोकेटेड थी। जो हरप्पन साइट्स थी ऐसी जगह पर लोकेटेड थी जहाँ पर मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। सो टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे नीडेड फैसिलिटीज़ ऑफ इरीगेशन। अब उन्हें इरीगेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए थी अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। अब जो इरिगेशन के लिए उन लोगों ने हो सकता है ये इस्तेमाल किया हो इन चीज़ों का, तो उसके कुछ ट्रेसेस मिले हैं, जैसे कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट्स ऑफ शोरतुगई इन अफ़गानिस्तान। जो ट्रेसेस हैं मतलब कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं जो कि शोरतुगई से मिले हैं, जो अफ़गानिस्तान में है। तो हो सकता है उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया हो इरिगेशन के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो पानी वो वेल से निकलता होगा, उनके कुएँ से निकलता होगा, हो सकता है उसका भी इस्तेमाल उन्होंने इरिगेशन के लिए किया हो। एंड बिसाइड वाटर रिजर्वियर्स फाउंड इन धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। हो सकता है मतलब वाटर रिजर्वियर्स के अलावा, मतलब जैसे वाटर रिजर्वियर्स होते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड लेक हो गए जिसमें मतलब पानी स्टोर किया जाता है, तो हो सकता है कि उन लोगों ने वहाँ पर पानी स्टोर किया हो एग्रीकल्चर के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। इससे पहले हमने बात करी थी हड़प्पा की, अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो आप सभी ने नाम सुना ही होगा, क्योंकि अभी एक ही मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, जो बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी। आप लोग भी देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। एंड इट इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट एंड मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी इन 1922। मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया था? R.D. बैनर्जी ने। और हड़प्पा को किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। याद रखना ये चीज़ें। उसके बाद द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स, दैट इज़ द सिटाडल एंड द लोअर सिटी। जो मोहनजोदारो था, मतलब जो सिटी थी, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, सिटाडल में एंड लोअर सिटी में। सिटाडल थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था ऊंचाई पर, और लोअर सिटी थोड़ी नीचे हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। सेटलमेंट उन लोगों ने इस तरीके से किया कि पहले उन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करी कि कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नाउ ब्रिक्स यूज्ड इन द बिल्डिंग्स वर यूनिफॉर्म इन साइज। जो उन लोगों ने ब्रिक्स यूज़ करी थी वो एकदम सेम थी साइज़ में, मतलब ऐसा नहीं था कोई ब्रिक बड़ी है कोई ब्रिक छोटी है, सारी ब्रिक्स यूनिफॉर्म थी साइज़ में, मतलब एक जैसी थी सारी। अब हम देख लेते हैं सिटाडल एंड लोअर टाउन। सो जो सिटाडल था वो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था और थोड़ा छोटा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिटाडल है वो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है और जो लोअर टाउन है वो थोड़ा नीचे बना हुआ है। लोअर टाउन थोड़ा बड़ा हुआ करता था, मतलब ऐसा मान लो कि जो सिटाडल है मतलब ये थोड़ा ऊपर बना हुआ था ऊंचाई पर, जिससे मतलब बाढ़ का खतरा कम रहता था यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते हो जिनका बचना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इन लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया लोअर टाउन में जो लोग रहते थे, तभी वो मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योर जगह नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे लोअर टाउन में, लेकिन वो सिक्योर नहीं था। सिटाडल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था क्योंकि ये वॉल्ड हो रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये पता है कैसे वॉल्ड हो रखा है, अंदर से कच्ची मिट्टी है बाहर से पक्की मिट्टी है, मतलब बाढ़ आने का खतरा यहाँ पर कम होता था और ये लोग सेफ़ रहते थे एक तरीके से। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी मतलब जो रूलर्स रहे हों उस टाइम पर, हो सकता है रहे हों, वो लोग रहते हों यहाँ पर, और नीचे जो बाकी छोटे लोग होते हों वो रहते हों जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो सिटाडल है हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया हो, जैसे कोई भी मतलब बड़ा फंक्शन या कोई भी पब्लिक गैदरिंग बहुत बड़ी हो, वही वहाँ पर सिटाडल में होती हो,
लोअर टाउन एक। अब हम ना मोहनजोदारो का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो बना कैसे हुआ था। देखो, ये यहाँ पर एक मैंने बनाया हुआ है। एक ये मान लो एक सिटी है मोहनजोदारो, ठीक है। बीच में एक बहुत बड़ी सड़क हुआ करती थी जो लगभग 10 मीटर की हुआ करती थी, ठीक है, जो लगभग 10 मीटर की होती थी, जो लगभग 10 मीटर की थी। एंड उसके साइड में देखो, ये छोटी छोटी सड़कें हैं फिर बाद में जो एकदम राइट एंगल पर आकर मिल रही हैं। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कितना एकदम वेल प्लान्ड है। तो यहाँ पर ये आकर मिल रही हैं बड़ी बड़ी जो सड़कें थी इधर। उसके बाद ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं। उसके बाद जो घर होते थे वो गलियों के ऐसे बने हुए थे, इधर भी इधर भी। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो घर का दरवाज़ा होता था, मेन गेट, वो गलियों के बाहर खुलता था, यहाँ पर नहीं खुलता था मेन सड़क पर। एक सिक्योरिटी की वजह से वो गलियों के अंदर खुलता था उसका गेट, यहाँ पर सड़कों पर नहीं खुलता था। सिर्फ एक लोथल ऐसी जगह है जहाँ पर घरों के दरवाजे मेन सड़क पर खुलते थे। सिर्फ लोथल एक ऐसी जगह है। अब हम एक पर्टिकुलर घर उठा लेते हैं यहाँ से और अब हम एक घर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि घर कैसे बना हुआ था। तो देखो, ये एक घर है और मैंने जैसे बताया कि जो घरों के दरवाजे होते थे वो मेन सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। ये रहा गेट। अब इंसान यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है, और अंदर जाते ही उसको एक बहुत बड़ी दीवार दिखेगी। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, मतलब 6-7 फीट की होती थी लगभग, इतनी बड़ी दीवार होती थी। और ये इसका एक पर्पस है बनाने का, एक प्राइवेसी ही रीज़न है इसको बनाने का, ताकि जो भी एंट्री करे अंदर से डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली देखने को ना मिले कि अंदर हो क्या रहा है। तो फिर वो या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। तो अंदर जाते ही सबसे पहले दिखेगा एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड। ये हर घर में सेम होता था, सारे घर सेम बने हुए होते थे। एक कोर्टयार्ड है यहाँ पर, ठीक है, और कोर्टयार्ड यहाँ पर होता था वेल। हर घर में यहाँ पर बनी हुई होती थी वेल, कुएँ, हर घर में मिलेंगे ये, ठीक है। उसके बाद इसके यही साइड में मिलेगा बाथरूम और यहीं आसपास किचन। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर सारे घरों का था जो ये यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मिली हैं हमें, मतलब हो सकता है कि 2 स्टोरी भी हो कुछ घर, जिनका मतलब रास्ता, मतलब ऊपर जाने का रास्ता भी मिला है कुछ घरों में। और बेसिकली 4-5 कमरे ही होते थे हर घर में। तो यही स्ट्रक्चर होता था, वेल हर घर में मिलेगी। और जो बाथरूम का सिस्टम होता था, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा एडवांस होगा कि बाथरूम तक बने हुए थे वहाँ पर। और जो बाथरूम में से, मतलब बाथरूम में और किचन्स में पाइप लगे हुए थे, जो मतलब बाहर नाली में निकल जाते थे, मतलब पाइप्स बने हुए थे तो वो जो नाली में निकल जाते थे, जो बाहर नालियाँ बनी हुई थी, और उस नाली के थ्रू वो कहीं शहर से दूर चला जाता था। मतलब इससे गंदगी शहर में नहीं फैलती थी, वो कहीं दूर चला जाता था जो भी गंदगी होती थी। तो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा वेल प्लान बनाई हुई थी। आज के टाइम पे भी मतलब हम फिर भी मतलब एडवांस हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल उस टाइम पे इतना एडवांस होना कितनी अलग ही बात है। अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इसकी 2 खासियत है। ये अपनी 2 खासियत की वजह से जाना जाता है। पता है क्या? एक है टाउन प्लानिंग और एक है ड्रेनेज सिस्टम। टाउन प्लानिंग मैंने आपको भी बताया कितनी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग कर रखी थी उन लोगों ने। और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी मैंने बताया कि किस तरीके से किचन और बाथरूम में उन लोगों ने छोटे छोटे पाइप्स कनेक्ट किए हुए थे जो नालियों में निकलते थे बाहर, और जिससे जो गंदा पानी होता था वो सारा नालियों के थ्रू कहीं दूर चला जाता था, शहर से दूर। तो ये भी कितना मतलब ज़बरदस्त बनाया हुआ था उन लोगों ने। सो एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटर्स, लाइम्स एंड जिप्सम। जो ड्रेन्स होती थी, मतलब जो नालियाँ होती थी वहाँ की, वो या तो गारे से बनी हुई होती थी या फिर जो चूना पत्थर होता है उससे बनी हुई थी या फिर जिप्सम से बनी हुई होती थी। दे वर कवर्ड विद बिग ब्रिक्स विच कुड बी लिफ्टेड ईजिली टू क्लीन द ड्रेन्स। जो नालियाँ होती थी ना, वो मतलब वो होती हैं ब्रिक्स, उनसे ढकी हुई थी। एक जैसे आज भी हमने देखा है कहीं कहीं पर कि जो ब्रिक्स होती हैं उसका वो बना लेते हैं कुछ कवर सा, और उससे ढक देते हैं नालियों को, जिससे मतलब उनको बार बार उठा सके हम और नालियों को साफ़ कर सके। सो द ड्रेन्स वर क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो वहाँ की नालियाँ होती थी वो रेगुलर इंटरवल्स पर वो लोग क्लीन करते रहते थे।
अब हमारा टॉपिक है द ग्रेट बाथ। जो ये ग्रेट बाथ है ना, ये सिटाडल हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सिटाडल और लोअर टाउन। तो जो ग्रेट बाथ था ये सिटाडल पे बना हुआ था। तो ऑन सिटाडल सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर बिल्ड लाइक वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ। वेयर हाउस गोदाम को बोलते हैं, और ग्रेट बाथ ना एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था इस टाइप का, ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इस टाइप का स्ट्रक्चर था, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना आजकल हमारा, उसी टाइप से था, उसी टाइप से ये ग्रेट बाथ बना हुआ था। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ना, तो उसके अंदर दिखा रखा है ये, और उसके अंदर देख लेना, बहुत क्लियरली दिखा रखा है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसके अंदर। एंड द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स और ऑल फोर साइड्स। देखो रेक्टेंगुलर जैसा होता है ये ग्रेट बाथ, और इसके चारों ओर कॉरिडोर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। देर वॉज अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स 4 एट ईच साइड्स ऑफ कॉरिडोर। अब दूसरी साइड पर, दूसरी लेन मतलब दूसरी जगह पर एक बिल्डिंग है जो बेसिकली बाथरूम्स के लिए ही बनी हुई है, इस टाइप की बिल्डिंग है, और 4 बाथरूम इस साइड बने हुए हैं, 4 बाथरूम इस साइड बने हुए हैं, ओके। सो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम जितने बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं ट्राई करेंगे कि वो सब कवर हो जाएं, क्योंकि अगर मैंने इसी में सब कुछ कवर कर दिया तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप लोग वीडियो की लेंथ देख कर ही भाग जाओगे। सो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।